नमस्कार, अर्थनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनिया सिंह। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम आपको पेचीदा आर्थिक मुद्दों की जानकारी देते हैं सरल शब्दों में, क्योंकि उनसे होता है आपका सरोकार। बजट आने को अब कुछ ही दिन बचे हैं, क्योंकि ये चुनावी साल है तो सरकार अंतरिम बजट पेश करेगी। लेकिन फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसे लेकर हमेशा एक उत्सुकता बनी रहती है। ये सेक्टर न सिर्फ सुविधाओं में इजाफा करता है बल्कि रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। आज हमारी चर्चा का केंद्र रहेगा रोड और रेल। आइए देखते हैं कि सरकार ने पिछले 5 सालों में इस क्षेत्र के लिए क्या किया है। सबसे पहले रेल की बात। जहां तक नई लाइनों को बिछाने का सवाल है, 2014-15 में सरकार ने 1983 किलोमीटर लंबी ट्रैक बिछाने का काम शुरू करवाया। 2015-16 में यह आंकड़ा 2828 रहा। 2016-17 में सरकार ने 2855 किलोमीटर ट्रैक बिछाने का काम शुरू किया। 2017-18 में इस काम में थोड़ी कमी आई, लेकिन फिर भी करीब 1862 किलोमीटर लंबी ट्रैक बिछाने का काम शुरू करवाया गया। जबकि 2018-19 में सरकार का लक्ष्य 4100 किलोमीटर ट्रैक पर काम शुरू करवाने का था। हम बता दें कि इन आंकड़ों में नई ट्रैक्स के अलावा ट्रैक्स को डबल करना और गेज कन्वर्जन भी शामिल है। अब करते हैं रोड की बात। 2014-15 के दौरान कुल 4410 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ। 2015-16 में यह आंकड़ा बढ़कर 6061 किलोमीटर हो गया। 2016-17 में कुल 8231 किलोमीटर मार्गों का निर्माण करवाया गया। 17-18 के दौरान 9829 किलोमीटर मार्गों का निर्माण हुआ। 2018-19 में नवंबर के अंत तक 5759 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हो चुका था। देश को प्रगति की राह पर अग्रसर करने के लिए देश का आधारभूत ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद मजबूत होना चाहिए। व्यावसायिक अवसर बढ़ाने के लिए सड़कें गांवों तक पहुंचनी चाहिए। माल गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए हाईवे बढ़िया होना चाहिए। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फ्रेट कॉरिडोर होने चाहिए। पिछले 4.5 साल में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कितना काम किया और अंतरिम बजट में इस सेक्टर को कितनी तवज्जो मिल सकती है, ये जानने के लिए आज हम चर्चा करेंगे 2 खास मेहमानों से। आज स्टूडियो में मौजूद हैं सुभाष चंद, जो कि CRRI में प्रिंसिपल साइंटिस्ट और ट्रैफिक इंजीनियरिंग और सेफ्टी डिवीजन के हेड हैं। नमस्कार। और साथ ही है प्रेमपाल शर्मा जी, जो पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रेलवे बोर्ड के। स्वागत है आपका। सुभाष जी, आपसे शुरू करते हैं कि देश अमीर हो तो सड़कें अच्छी होती हैं या सड़कें अच्छी हो तो देश अमीर हो जाता है? और भारत की सड़कें बेटर हुई हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, देश अमीर होने के लिए पहले सड़कें अच्छी होनी चाहिए। अगर सड़कें अच्छी होंगी तो देश अमीर होगा। अमीर देश होगा तो सड़कें अच्छी स्वाभाविक ही हो जाएंगी। और देश को अमीर बनाने में सड़कों का बहुत बड़ा योगदान है। और इससे ये उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हमारी प्रगति में 4 चांद लगेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था पर आपने अभी कितना असर देखा है पिछले 4.5 सालों में? देखिए, जैसे ही रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी बेसिक जो मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जैसे ही मजबूत हुआ है, अर्थव्यवस्था तेजी के साथ बढ़ी है। तो ये 4 सालों में इसका स्पष्ट उदाहरण हमारे को देखने को मिला है। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट दिखती है, खुशहाली दिखती है। हर जगह व्यापार बढ़ा है और हर जगह आवागमन बढ़ा है। इससे लोगों का गांव से लेकर शहर तक आना बहुत आसान हो गया है। तो जितना जल्दी से लोग गांव और शहर के बीच में या अपने व्यापार तक पहुंचेंगे, उतनी ही प्रगति होगी। गांव-गांव तक सड़क पहुंची है, लेकिन अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इम्प्रूव हुआ है और अंतरिम बजट में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? मतलब पिछले 4 साल में निश्चित रूप से प्रगति बहुत तेज़ी से हुई है। अगर आपको याद हो तो आज़ादी के वक्त हम 50,000 थे और फिर बहुत धीमे चले, क्योंकि मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि चीन भी तभी हम बराबर थे, लेकिन चीन हमसे 3 गुना आगे चला गया। लेकिन पिछले दिनों हमारे चाहे रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी हों या पीयूष गोयल जी हों, इसमें दोबारा से तेजी आई है। याद होगा 3 साल पहले हमने रेलवे के बजट को मर्ज किया
सिर्फ इसलिए कि उसमें केंद्र सरकार की पूरी तरह से भागीदारी रहे। और तभी हमने अगले 5 सालों के लिए 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का उसमें वो रखा। प्रति दिन अगर वो किया जाए तो 4 किलोमीटर की रफ्तार थी, जिसमें दोहरीकरण था, नई लाइनें थीं, पैरेलल दूसरी तीसरी लाइन थी, और अब वो लगभग 8 किलोमीटर तक पहुंच गया है। मैं कुछ पहले डेटा इसलिए दे रहा हूं कि कुछ काम ऐसे थे कि जो देश की आज़ादी के बाद लगभग छूटे हुए थे। आप याद कीजिए, कश्मीर तो हमने छू लिया था, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, पूर्वोत्तर भारत की जो सारे राज्य हैं वो लगभग छूटे हुए थे। फैसला हुआ कि सबकी राजधानियों को जोड़ा जाएगा, और सर्वे का काम बहुत तेज़ी से हुआ, और अगले 2 साल तक सारी राजधानियाँ जुड़ जाएंगी। पिछले दिसंबर में बॉगी व्हील जो पुल है, उसमें रेलवे की लाइन भी है जो अरुणाचल प्रदेश और आसाम को जोड़ती है, जिसमें करीब 700 किलोमीटर का अंतर आया है। दिल्ली से जोड़ने में भी लगभग 200 किलोमीटर कम हुआ है। और सारी राजधानियाँ, आप समझ सकते हो कि अगर रेलवे देश की लाइफ लाइन है तो वो नॉर्थ ईस्ट के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और नॉर्थ ईस्ट के लिए तो मुझे और भी ज़्यादा है, क्योंकि मेरा अपना अनुभव कहता है कि उन लोगों को तो मणिपुर वहाँ जाने में बहुत परेशानी होती थी। पहले वो आसाम आते थे तिनसुकिया से और उससे, और उसके बाद में दिल्ली की ट्रेन पकड़ते थे। अब वो राजधानी तक जुड़ जाएंगे तो आप समझ सकते हो कि इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। फ्रेट की बात हो चाहे पैसेंजर की बात हो, तो बहुत आशाजनक प्रगति हुई है। जी, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं प्रेमपाल शर्मा जी, तो देश ने तरक्की की, नॉर्थ ईस्ट पीछे रह गया था, जैसे इनका कहना है। पिछले 2 साल में नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट किया है। जैसे हम ढोला सादिया ब्रिज की भी अगर बात करें, जो चिकन नेक एक तरह से कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना पड़ेगा इसका, अगर हम रोड्स कनेक्टिविटी की भी बात करें? देखिए, नॉर्थ ईस्ट में जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और भारतमाला के तहत जो परियोजनाएं आई हैं, तो जब नॉर्थ ईस्ट कनेक्टेड रहेगा तो उसकी अर्थव्यवस्था में बहुत तेज़ी से सुधार आएगा। और जो अपने आप को आइसोलेटेड और वो नेग्लेक्टेड फील करते थे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वो भारत का हिस्सा बन के और उसमें अपनी भागीदारी, अपना योगदान दे पाएंगे, तो उससे अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत होगी, ये हमारा मानना है। रोड सेक्टर की अगर बात करें तो वहाँ पर कितना जॉब क्रिएशन हुआ है? और यही कहा जाता है कि जब रोड्स बनती हैं तो बहुत सारे लोगों को नौकरियाँ मिलती हैं, बेरोज़गारी कम होती है। जी हाँ, जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ भी बढ़ेगा वहाँ पर रोज़गार पैदा होंगे, क्योंकि ये ऐसा इंडस्ट्री है, ऐसा सेक्टर है जो लेबर इंटेंसिव है, और यहाँ पर अगर लेबर को ट्रांसपोर्ट ज़्यादा नहीं किया जा सकता, तो ये अगर किसी गांव में सड़क बन रही है तो वहाँ के लोकल लेबर का भी हायर करके उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इससे क्या होता है कि लोगों के अंदर कुछ रोज़गार के मौके मिलते हैं, और उनको भी अपने देश को बिल्ड करने में मौका मिलता है। जहाँ तक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का सवाल है, ये सारे बड़े सिटीज़ को आपस में जोड़ रही है। हम लोग इससे पहले पिछले 5 साल की बात करें तो हम लोग 20 किलोमीटर पर डे के हिसाब से हमारे नेशनल हाईवेज बिल्ड कर रहे थे। हाँ। अब जो है वो ये गति 27 किलोमीटर तक आ पहुंची है, और हम लोग का लक्ष्य है कि 40 किलोमीटर तक पहुंचना है इसको पर डे के हिसाब से। तो ये जो लक्ष्य बढ़ेंगे हमारे, तो इससे रोजगार भी ज़्यादा मौके पैदा होंगे और ज़्यादा रोजगार बढ़ेंगे, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी तेज़ी से डेवलप करेगा। जो गैप था वो हम जल्दी से इसको पूरा कर पाएंगे। जो यातायात है पूरा, उसमें माना जाता है कि जो 40% है वो हाईवे इस्तेमाल करता है, और उसको 80% जो यातायात है उसको हाईवे पर डालने की बात, एक लक्ष्य की बात हो रही थी। तो हाईवे को 2 लाख किलोमीटर बनाने की बात हो रही थी, उस पर कितनी प्रोग्रेस हुई है? देखिए, टोटल इंडिया जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है इंडिया का, वो 55 लाख किलोमीटर के लगभग है। इसमें सिर्फ 2% ही नेशनल हाईवे हैं। उस हाईवे, लेकिन वो जो है 40% ट्रैफिक को कैटर करते हैं, 2% जो नेशनल हाईवे हैं, और उसको हमारा लक्ष्य है, सरकार के पूरे अथक प्रयास हैं कि इसको 40% तक ले जाया जाएगा। अभी 1 लाख किलोमीटर के करीब है हमारे पास नेशनल हाईवे, जिसको 2 लाख करने का लक्ष्य है,
और इस दिशा में हर तरफ से कोशिश की है। पहले पब्लिक पार्टनरशिप और प्राइवेट फंडिंग को अट्रैक्ट किया गया और उससे काफ़ी तेजी आई है। अब गवर्नमेंट लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो रही है क्या धीरे धीरे? जी, लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में सुधार हो रहा है, क्योंकि जो पुराना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से जो पीछे हर्डल्स आ रहे हैं उनको पीछे हटाया जा रहा है और नए प्रयास किए जा रहे हैं। जो लैंड एक्विजिशन में जो प्रॉब्लम रह रही थी उनको जल्दी से लिया जाए और लोग इसके लिए आगे आ रहे हैं, क्योंकि जब लोगों को पता लग रहा है कि यहाँ पर हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से खुशहाली आ रही है, रोजगार के आयाम आ रहे हैं, व्यापार के नए विंडोज़ खुल रहे हैं, तो लोग खुद आ रहे हैं और वो इस बात पे सहयोग देने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि लैंड एक्विजिशन बहुत बड़ा हर्डल है, हम लोग जो प्लान करके चलते हैं कि 2 साल में सड़क पूरी हो जाएगी, इसका पूरा निर्माण पूरा हो जाएगा, लेकिन एक भी लैंड एक्विजिशन का इशू हो या आपको एनओसी की बात हो, जैसे फॉरेस्ट क्लियरेंस की बात हो, अगर कहीं भी अगर अटकल आती है तो ये प्रोजेक्ट हैं वो डिले हो रहे थे पहले, तो इन चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश हो रही है और ये जो डिले हैं वो मिनिमाइज किए हैं। जो पुराने प्रोजेक्ट कुछ डिले चल रहे हैं उनको भी सरकार की तरफ से इंसेंटिव दिए गए, इंटरवेंशंस की गई, तो जो पुराने जो प्रोजेक्ट बचे हुए थे उनको तेज़ी से कंप्लीट किया गया। जी। और बजट में भी यही उम्मीद की जा रही है कि जो प्रोजेक्ट्स अभी लटके हुए हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, क्या कुछ प्राथमिकता दी जाएगी बजट में, इस सब पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। निर्यात के मामले में भारत अभी 21वें नंबर पर है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमें अपना नंबर बेहतर करना है और अगर हमारी रेल और रोड दोनों बेहतर होंगी तो हमारी अर्थव्यवस्था भी बेहतर होगी। इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा कि बजट में क्या कुछ प्रावधान हो सकते हैं। प्रेमपाल जी, क्या लगता है बजट में थोड़ा पैसेंजर्स को खुश किया जाएगा, कुछ फेयर रिडक्शन हो सकता है, कोई नई ट्रेनें अनाउंस हो सकती हैं, क्या कुछ होगा ऐसा? आपको याद होगा 2 साल पहले जब रेल बजट का मर्ज किया था तो हमारे रेल मंत्री जी ने साफ कहा था कि हम ऐसी लोक लुभावनी घोषणा नहीं करेंगे जो जमीन पर न उतर पाए। और उसी समय अगर आपको करें याद तो गतिमान और दूसरी गाड़ियाँ जी, ये कहा गया था कि हम इसी को और बेहतर करेंगे और उसी बेहतर करने की दिशा में कुछ ट्रेन में कोच बढ़ाए हैं। पिछले दिनों रफ्तार एक नई स्कीम जिसमें कि जो सारी एक्सप्रेस ट्रेनें 2000 जो गाड़ियां हैं उनकी रफ्तार बढ़ाई जाएगी। रफ्तार बढ़ेगी, हमारा उद्देश्य है कि कैसे भी जो रोड से जाने वाले हैं वो भी इधर आएँ और जो हवाई जहाज़ की यात्रा से जो हमें टक्कर देनी है, हवाई जहाज़ से टक्कर तब आप दे सकते हैं जब ट्रेन 18 शताब्दियों में लगेगी, समय कम होगा, तभी तो पैसेंजर आएगा। पैसेंजर को तो अपना समय भी बचाना है और पैसा भी। तो आपका ये कहना कि पैसेंजर में कंसेशन दिया जाए, मुझे लगता नहीं कि हमें ऐसी उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें अपनी अर्थव्यवस्था को अपने पैरों पर खड़ा होना है और विकास को और बेहतर करना है, देखिए आम आदमी उसमें चलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसको सीट मिलनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए गाड़ी, कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो उसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि शायद अच्छा हो कि सारा फोकस इस बजट में उनको बेहतर करने के लिए जाए। मैं अगर आपको और जोड़ूं बेहतर करने में, बायो टॉयलेट्स की हमने शुरुआत की है, वैक्यूम टॉयलेट की शुरुआत करने वाले हैं। अगर ट्रेन 18 की बात की जाए तो इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। हम अगर स्पीड बढ़ानी होगी तो हम लगातार वर्ल्ड बैंक या दूसरे उससे मांगने के लिए तैयार न रहें। और न ये कि हम पीपीपी, आप एक तरफ प्राइवेटाइजेशन का विरोध करोगे, एक तरफ कहोगे कि 10 साल तक फेयर भी नहीं बढ़ाएंगे, तो कोई तो आप बिल्कुल जैसे घर को चलाते हैं वैसे ही रेल को चलाने की ज़रूरत है और बहुत सही दिशा में जा रही है। जी, ट्रेन 18 के बाद हम ट्रेन 20 के बारे में भी आपसे पूछेंगे, लेकिन इस बीच सुभाष जी आपसे पूछना चाहूँगी कि हाईवेज़ बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश हो रही थी और हाईवेज़ के साथ साथ घर घर बिजली पहुँचाने की, ना सिर्फ बिजली बल्कि ऑप्टिकल फाइबर तक पहुँचाने की बात हो रही थी, 2 करोड़ टॉयलेट्स बनाने की बात हो रही थी। क्या ये सब कुछ टारगेट पर है? टारगेट पर लाने की कोशिश तो है, क्योंकि टारगेट पे कर पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ज़मीनी तौर पे जब उतारते हैं तो कुछ हर्डल्स आते हैं, कुछ देरी ज़रूर हो सकती है, लेकिन टारगेट से पीछे भी हटने का कोई लगता नहीं है। तो ये टारगेट को मीट करेंगे, हो सकता है इसमें थोड़ी देर हो जाए।
बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें, जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट है, ये एक बहुत ही लुक्रेटिव है अगर हम बिजनेस के हिसाब से देखें तो, जिस तरह से पूरे देश को जोड़ेगा। इस पर कितना काम हुआ है? इस पर काम अब तेजी पकड़ी है इस पे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी योजना है और इसको लाने के पहले पूरी तैयारी कर पाना, जैसे इसमें लैंड एक्विजिशन आती है, कुछ आधारभूत एनओसीज चाहिए होते हैं, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस चाहिए होती हैं, टेंडर प्रोसेस में चेंज करना होता है। जैसे पहले पीपीपी मॉडल चल रहे थे तो वहाँ पर हो रहा था कि कुछ कंसेशनर अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पर कुछ चेंजेस किया है। बजट में जो सपोर्ट मिली है उससे इसमें तेज़ी आएगी। लेकिन जनता को पेशेंस थोड़ी कम होती है, सबको अब जल्दी जल्दी रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। जनता की अगर बात करें तो सेफ्टी को लेकर कुछ मेजर्स पर बात हो सकती है इस बजट में। बिल्कुल, पिछले बार का अगर बजट आपको याद हो तो हमने 1.5 लाख करोड़ सेफ्टी के लिए रखा था। लेटेस्ट अभी फॉग पास सिस्टम लागू किया है। सेफ्टी में ही हमारा ट्रैक रिन्यूअल शामिल है, ऑटोमेटिक ट्रैक मशीन आई है सेंटर उसके लिए, क्योंकि कुल मिला के हमने देखा है कि मजदूर अब जब मैकेनाइजेशन बढ़ा है तो उतना इफ़ेक्टिवली नहीं। कुछ बातें और बता दें जनता के लिए, हमारे कोचेज के अंदर कुछ ऐसी मशीनें लगाई गई हैं कि जब वो चलते वक्त उसको मॉनिटर करेंगी कि ट्रैक कहाँ पर है। पुल हमारे बहुत जर्जर थे, उनको ठीक किया गया है। एक वायदा और इस मंत्री जी ने पूरा किया है कि हम सितंबर या अक्टूबर तक जो अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग थी, जो 4000 के करीब बची हुई थी, वो सारा पूरा हो गया। बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि ऐसा कोई वायदा, जबकि उसको 1 साल बाद पूरा होना था। आपको याद होगा कुशीनगर में अनमैन्ड क्रॉसिंग सुबह बच्चों की वो हुई थी, और भी कई दुर्घटनाएं हुई थी, तो अनमैन्ड वो पूरा हो गया है। मुझे लगता है कि शायद ही कोई डायरेक्शन ऐसी है कि जिसमें, और इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना की बहुत दिनों से हम अच्छी खबरें ही सुन रहे हैं। जी, अगर जैसे भारतमाला की तो बात हुई, इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसके साथ ही एक बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी भारत के पास है जो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुई है, वो वाटरवेज की है। हालांकि अब उस पर बहुत काम चल रहा है और अभी हमने हाल में देखा भी कि जिस तरह से पेप्सिको ने अपना सामान भेजा वाटरवेज के थ्रू, तो क्या हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से इसको प्राथमिकता दी जाएगी, ये आगे बढ़ेगा वाटरवेज? वाटरवेज का जहाँ तक सवाल है, ये जो है जो दूसरे ट्रांसपोर्ट को सप्लीमेंट करता है, मल्टीमोडल और इंटेग्रेशन, उससे बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। सड़क, रेल, वायु और साथ में ये पोत सेवा, अगर ये तीनों आपस में एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का वैसे ही समाधान हो जाता है। और इस दिशा में ये जो पोत परिवहन है हमारा, काफ़ी दिनों से नेग्लेक्टेड रहा था। इसके कई कारण हो सकते हैं, कुछ सुरक्षा के कारण हो सकते हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजी जो अभी आई है, रिसेंटली आई है, उसका कारण हो सकते हैं, और किसी पोत व्यवस्था को, किसी बंदरगाह को अगर डेवलप करना है तो उसके लिए बड़ी प्लानिंग चाहिए। तो उस बड़ी प्लानिंग के साथ अगर हम आए हैं तो, और एक बार शुरुआत हो गई है, तो जो गैप था, बहुत बड़ा गैप था इसमें, वो पूरा होता दिख रहा है। और जो ये परिवहन है, ये दूसरे परिवहन से सस्ता भी पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एक ये नदी है या आपका बैक वाटर है, तो आपको नई सड़क नहीं बनानी, नई कैनाल नहीं बनानी, उसी के पोटेंशियल को टैप करना है। और अभी वहाँ पर ट्रैफिक भी कम है। हाँ, अभी ट्रैफिक भी नहीं है। और कुछ एरिया ऐसे हैं, नदियाँ ऐसी जगह से गुजरती हैं जहाँ पर बहुत गरीब तबके के लोग रहते हैं, और वो मूलभूत अपने देश से दूर रहे हैं, सुविधाओं से दूर रहे हैं। तो ये उन जगहों को भी कनेक्ट करेगा, उन लोगों को भी रोजगार मिलेगा, इससे व्यापार बढ़ेगा, इससे परिवहन बढ़ेगा, और इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। विकास में बड़ी भागीदारी निकल के आएगी। जब बात पानी की हो रही है तो फिर अगर हम पोर्ट लेड डेवलपमेंट की बात करें तो चाइना ने बहुत इस्तेमाल किया इसका, जर्मनी ने किया, भारत इसमें पीछे रह गया। लेकिन अब जब सागरमाला प्रोजेक्ट है वो अगर वाकई में इतने आगे बढ़ता है जितने की बताया गया है, तो क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो सकती है, एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं भारत के? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो ये जैसे कि वाटरवेज पोल्यूशन फ्री, हम उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाए? आश्चर्य की बात है कि क्यों इतने दिनों के बाद इस पर ध्यान दिया गया है, जबकि यूरोप या दूसरे मुल्क पहले
करते रहे हैं। और हमारे प्राचीन भारत में भी इसका पूरा वो है कि पानी तो अपनी, उसमें तो एनर्जी चाहिए ही नहीं। एक और, जैसे रेलवे के अंदर हम सोलर एनर्जी पर ध्यान दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पूरी तरह से करने के उसमें हैं, ये सब एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं। एक जो कार्बन जो क्रेडिट की बात हो रही है ना, हाँ, उसमें भी पूरी इसकी मदद है। और अगर इसकी कॉस्ट कम होगी, पॉल्यूशन कम होगा, आप समझ सकते हो इसकी सोशल कॉस्ट, बीमारी कम होंगी, हॉस्पिटल, और इन सब को मिला के एक देश का पूरा वातावरण भी अच्छा होता है। और निश्चित रूप से जैसा कि आपने कहा, जब चीन ने लगभग इन सभी दिशाओं में, चाहे वो सोलर एनर्जी का मामला हो, पोर्ट कनेक्टिविटी का मामला हो, रिवरवेज का हो, अगर एक हमारा पड़ोसी मुल्क कर सकता है तो दोस्त के नाते हम दुश्मन क्यों माने? हमें सीखने की ज़रूरत है पूरे देश के विकास के लिए। सेमी हाई स्पीड ट्रेन की तो आपने बात की, बुलेट ट्रेन के बारे में बताएं कि अभी तक हमने इसका कितना इस्तेमाल किया और कितना प्लान है, और बजट में हम क्या कुछ और घोषणाएं देख सकते हैं? देखिए, पिछले बार ही इसका इनॉग्रेशन हो गया है, करीब अहमदाबाद से बम्बई को जोड़ने वाली 500 किलोमीटर से ज़्यादा है, जिसको 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। और ये आंकड़े बताते हैं कि प्रति घंटे 5000 कार, हवाई जहाज़ की यात्रा, वो कितना उस पर पड़ेगा? तो सोशल फैक्टर, पॉल्यूशन के, उसके स्पीड, और दूसरा ऐसी तकनीक की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। हम भविष्योन्मुखी होना चाहते हैं, न कि निश्चित रूप से कुछ लोगों का तर्क होता है हर चीज़ के लिए कि पहले हमें और ट्रेन उपलब्ध कराएं। निश्चित रूप से उनकी बात सही है, कराने की ज़रूरत है, लेकिन इसमें तो ज़्यादातर हमारा जापान की वित्तीय सहायता है और बहुत कम ब्याज पर शुरुआत वहाँ से कर रहे हैं। और दूसरे उसको जोड़ने की, कहने के लिए अगर और जोड़ा जाए तो कश्मीर बहुत मुश्किल एरिया था, अभी हम पिछले दिनों सिक्किम की तरफ भी बढ़ रहे हैं। सबसे ऊंचा हमारा चिनाब पर पुल है, कितनी सुरंगें हैं, वहाँ भी कोशिश है। और ये सब संभव तभी होगा कि जब हमारे पास में वित्तीय साधन हो, और वित्तीय साधन के लिए थोड़ा सा हमें अपने को नियंत्रण रखना पड़ेगा। जो आपने कहा कि हमें उम्मीद ये न करें कि कम हो, क्या हवाई जहाज़ में किराए नहीं बढ़ रहे? क्या आपके बिस्कुट के दाम नहीं बढ़ रहे? क्या आपकी बसों के दाम नहीं बढ़ रहे? तो हम बढ़ाएंगे नहीं। निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है, उम्मीद करनी चाहिए कि ऐसा नहीं होगा। तो रेलवे में तो अगर देखा जाए तो 2 कुतुब मीनार मिलाकर जो एक इतना बड़ा ब्रिज बना है, बोगीबिल ब्रिज, वो एक उपलब्धि है। लेकिन अगर हम अर्बन ट्रांसपोर्ट की बात करें, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो कितनी रिंग रोड्स, 36 रिंग रोड्स कहा गया है बन गई हैं, लेकिन क्या अभी और भी गुंजाइश है? अभी और भी बेहतरीन होनी चाहिए रोड्स अर्बन की अगर हम बात करें? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि अर्बन जो माइग्रेशंस है वो लगातार जारी है, लोड बढ़ रहा है, लोड बढ़ रहा है। तो उस लोड को पूरा करने के लिए और अर्बन कनेक्टिविटी को बरकरार रखने के लिए, जैसे मेट्रो की बात की, तो मेट्रो को अपग्रेड करने की ज़रूरत है जी। रोड बेस्ड ट्रांसपोर्ट को सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। पब्लिक बस बेस्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और सुचारू करने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, वो इन्वायरमेंटली भी फ्रेंडली है और उससे एनर्जी भी से एफिशिएंसी भी बढ़ती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग आगे रोड को बनाना बंद कर दें, क्योंकि कार ओनरशिप हमारे पास अभी बहुत कम है, और ये कार ओनरशिप प्रगति का निशानी है। ये कार ओनरशिप बढ़नी ही है तो कारों की संख्या बढ़ेगी, एब्सोल्यूट नंबर में बहुत आगे जाएगी ही जाएगी। तो उसके हिसाब से आपको अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को और एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। रिंग रोड की आवश्यकता है, क्योंकि सिटी का साइज बढ़ रहा है। उस रिंग रोड आने के बाद उसके नेक्स्ट रिंग रोड की तैयारी करनी चाहिए। और कुछ ट्रैफिक जो है, जैसे अभी दिल्ली में आपने देखा है कि पेरिफेरियल एक्सप्रेस वे है, ये पिछली थोड़ा डीकंजेस्ट करने की भी बहुत जरूरत है। यहाँ पर थोड़ा कहना चाहूँगा कि कारें कम हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दुनिया भर में पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है और हमें बढ़ाते चले जाएंगे। और इसलिए आपके दोष नहीं, मेरी रेलवे को बेहतर करना पड़ेगा। और मैं कहूँगा कि हमारी मेट्रो, इसलिए हमने 20 शहरों में मेट्रो की शुरुआत की है। दिल्ली के अंदर रैपिड मेट्रो रेवाड़ी, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ, इनको जोड़ने की तैयारी है। ये सब जुड़ जाएगा तो हम चाहेंगे कि कार खुद ही कम हो जाएंगे। जी प्रेमपाल जी, आपका भी, और साथ में सुभाष जी आपका भी स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बजट में जैसा कि हमारे दोनों मेहमानों ने बताया कि काफ़ी कुछ प्राथमिकता रहेगी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को, और बजट में आगे क्या कुछ होता है इस सब पर रहेगी हमारी नज़र भी अर्थनीति में। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।